नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 15 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। देखो, आज हिंदू में तो एक भी अच्छा आर्टिकल नहीं है, तो सारे जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के हैं और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है वो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, वो चेतन भगत का है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि चेतन भगत तो नोवेल लिखते हैं, वो इकोनॉमी से संबंधित, यूथ से संबंधित आर्टिकल्स भी लिखते हैं काफ़ी बार। तो उनके जो पॉइंट्स हैं ना, बहुत बार ऐसे में इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन आज वाला आर्टिकल जो है वो तो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। वो सजेशंस देते हैं बजट के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वो लिखते हैं चेतन भगत। आमतौर पे उनके आर्टिकल्स हम डिस्कस करते नहीं हैं। उसके बाद दो और आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे, एक श्याम सरन का है, इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है। श्याम सरन पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने सियाचिन इशू के बारे में लिखा है। और सबसे लास्ट में जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। डू यू थिंक स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन विल सी एन अपलिफ्ट विद मोर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडियन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या इससे महिलाओं का जो स्टेटस है वो इंक्रीज होगा? ये आपको बताना है 250 वर्ड्स में। उसके बाद बान की मून का कोट है, क्लाइमेट चेंज इज सिंपली द ग्रेटेस्ट कलेक्टिव चैलेंज वी फेस एज ए ह्यूमन फैमिली। हम सारे जो लोग पूरे अर्थ पर रहते हैं, फैमिली ही हुए एज बीइंग ए ह्यूमन, तो हम सब देखो जो सबसे बड़ा कलेक्टिव चैलेंज फेस कर रहे हैं ना, वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको कुछ लिखना हो तब ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ डेटा है डिफेंस स्पेंडिंग से संबंधित। देखो, वर्ल्ड में टोटल सभी देश मिला के जितना मिलिट्री पर स्पेंड करते हैं ना, उसका 3.7% इंडिया मिलिट्री पर स्पेंड करता है। यानी तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया ही खर्च करता है मिलिट्री के ऊपर। हमारे देश की टोटल जितनी जीडीपी है ना, उसका 2.9% एक्सपेंडिचर होता है मिलिट्री पर। और 2021-22 के बजट में मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया है 18.75%। अब कितना होगा देखने वाली बात होगी जब बजट आएगा। तो ये थोड़ा सा हमने डेटा डिस्कस किया जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सियाचिन इशू से संबंधित है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देखो, इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें जो कि लिखा गया है श्याम सरन के द्वारा। श्याम सरन पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। उससे पहले हम सियाचिन इशू के जो बेसिक्स है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आज का जो इशू है वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो समझते हैं सियाचिन इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सबसे पहले तो हम सियाचिन की लोकेशन जानते हैं। देखो, ये है सियाचिन ग्लेशियर, और यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, अरे पेन तो चला ही नहीं रहा मैं, ये रहा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है NJ9842। कोई आपसे पूछ ले, मतलब इंटरव्यू में बोर्ड पूछ ले आपसे कि NJ9842 पॉइंट के बारे में आपने सुना है, या फिर प्री में यूपीएससी पूछ ले, तो आप क्या बताओगे, क्या है ये, कौन सा पॉइंट है? आप ये बोलोगे ये जो पॉइंट है ना NJ9842, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो LOC डिमार्केटेड है ना, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ना तो इंडिया इसे फाइनल बॉर्डर मानता, ना ही पाकिस्तान। जाहिर तौर पर आप समझदार हो, इंडिया के हिसाब से बॉर्डर ये है और पाकिस्तान का अलग क्लेम है, वो आपको पता है। तो अभी लेकिन ये ऊपर वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और नीचे वाला एरिया हमारा है फिलहाल। मतलब हमारी फोर्सेस यहाँ पे हैं, ऊपर नहीं है। ये इस ऊपर वाले एरिया में पाकिस्तान की फोर्सेस हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, यहां तक तो LOC डिमार्केट हुई है, लेकिन उसके बाद नहीं हुई है। मतलब जहां तक LOC डिमार्केट हुई है ना, उसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को कहा जाता है NJ9842। NJ9842 पॉइंट से लेके इंदिरा कोल पॉइंट तक, यहां पर देखो, पाकिस्तान कहता है यहां से लेके काराकोरम तक जो पॉइंट जाता है, एक्चुअल में बॉर्डर ये होना चाहिए और सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आना चाहिए, ये कहना है पाकिस्तान का। जबकि इंडिया का ये कहना है यहां पे LOC है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। इंडिया का ये कहना है यहां पे ये जो LOC है, ये पॉइंट आ जाता है NJ9842। यहां से लाइन जो है वो इस प्रकार से जाएगी, ये इंडिया का कहना है। इंडिया के अनुसार सियाचिन ग्लेशियर
इंडिया की टेरिटरी के अंडर आना चाहिए। अभी सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया की फोर्सेस तैनात हैं। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, आपको पता है 1947-48 में युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और 1949 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है कराची सीज फायर एग्रीमेंट ऑफ 1949। इस एग्रीमेंट के अनुसार देखो यहां तक तो लाइन ऑफ कंट्रोल को ड्रा कर दिया था, उसके बाद आगे की लाइन को ड्रा नहीं किया गया क्योंकि ये पूरा ग्लेशियर है, यहां पे सियाचिन ग्लेशियर पूरी बर्फ जमी रहती है। तो दोनों देशों की तरफ से एज्यूम कर लिया गया कि आगे लाइन ड्रा करने का कोई फायदा है नहीं, वैसे भी बर्फ के टुकड़े के लिए कौन लड़ेगा। तो इंडिया ने अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लिया कि यहां तक तो लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रा ही है, NJ 9842 से आगे LOC इस प्रकार से जाएगी, ये इंडिया ने एज्यूम कर लिया। और इंडिया के अनुसार जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हमारी टेरिटरी है, और यहां के बाद यानी NJ 9842 के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल इस प्रकार से जाएगी, लेकिन ड्रा नहीं की गई थी, एज्यूम किया गया था इंडिया के द्वारा। और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यह एज्यूम कर लिया NJ 9842 पॉइंट के बाद LOC जाएगी सीधी, यानी इस प्रकार से, यह पाकिस्तान की तरफ से एज्यूम किया गया था। मतलब लाइन ड्रा हुई एक्चुअल में यहीं तक, और ये 110 किलोमीटर का हिस्सा छोड़ दिया गया। इंडिया ने सोचा कि यहां से जाएगी और पाकिस्तान ने सोचा इस प्रकार से यहां से लाइन जाएगी, लेकिन छोड़ दिया गया था, इस लाइन को ड्रा नहीं किया गया था 1949 के सीज फायर एग्रीमेंट में। दोनों देशों ने सोचा था कि हर दम तो बर्फ जमी रहती है, टेरेन इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, बर्फ के टुकड़े के पे कौन ध्यान दे, समझ गए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 1983 में यहां पे अपनी ट्रूप्स को भेजना स्टार्ट कर दिया ताकि इस पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा इस्टेब्लिश किया जा सके। तो इंडिया को पता लग गया कि पाकिस्तान चालाकी कर रहा है, तो पाकिस्तान की चालाकी को पहचानते हुए हमारी आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। यह ऑपरेशन सफल रहा था, और आज के समय में सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी फोर्सेस तैनात हैं। सियाचिन ग्लेशियर के जो हाई पॉइंट्स हैं, उन हाई पॉइंट्स पर हमारी फोर्सेस तैनात हैं, और यहाँ पे देखो जो लो पॉइंट्स हैं, लो पॉइंट्स पर पाकिस्तान की फोर्सेस तैनात हैं। तो आप इफेक्टिवली कह सकते हो कि आज सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंडर आता है। देखो यहाँ पर क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से बहुत से जवानों की डेथ हो गई है। डिफ़िकल्ट क्लाइमेट की वजह से पाकिस्तान की आर्मी को भी बहुत नुकसान हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसी वजह से पाकिस्तान बार बार कहता है कि सॉल्यूशन निकाला जाए सियाचिन कन्फ्लिक्ट का, और दोनों देशों की जो आर्मी है वो इस पूरे ग्लेशियर को छोड़ के चली जाएं। लेकिन पाकिस्तान का देखो विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंप सकता है, धोखा दे सकता है। ऐसा ना हो जाए कहीं इंडिया जो है अपनी फोर्सेस को नीचे ले जाए और पाकिस्तान बाद में अपनी ट्रूप्स को भेज के सियाचिन ग्लेशियर के हाई पॉइंट्स पर अपना कब्जा कर ले। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है सियाचिन ग्लेशियर की। आप देख सकते हो इस साइड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये LOC है, और यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ऊपर ये एरिया है जो पहले पाकिस्तान के पास था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। सक्सम वैली है यहाँ पे, ये वो एरिया है जो पहले पाकिस्तान के पास हुआ करता था, लेकिन 1960s में इस एरिया को पाकिस्तान ने दे दिया चाइना को। तो ट्रायंगुलर शेप है इसकी सियाचिन ग्लेशियर की, देखो इस प्रकार से। एक तरफ वो एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया यानी सक्सम वैली, यहाँ पे पाक अधिकृत कश्मीर, और नीचे हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अगर ये सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के पास चला जाता है, एक तो देखो हमारे लद्दाख रीजन पे डायरेक्टली नज़र रखी जा सकेगी पाकिस्तान के द्वारा, खास करके ले से लेके श्रीनगर हाईवे पर, ले श्रीनगर हाईवे पर नज़र रखी जा सकेगी पाकिस्तान के द्वारा, और लद्दाख रीजन पर नज़र रखी जा सकेगी। इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हमारे लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर से हम पाकिस्तान पर नज़र रख सकते हैं, और सक्सम वैली जो पाकिस्तान के द्वारा दे दी गई है चाइना को, इस पर नज़र रख सकते हैं, ये ऊपर वाली वैली।
ये सियाचिन ग्लेशियर है ट्रायंगुलर शेप में, ये ऊपर वाली वैली, इस पर हम नज़र रख सकते हैं। ये पाकिस्तान के पास थी लेकिन 1960s में पाकिस्तान ने चाइना को दे दी, तो इफेक्टिवली ये भी हमारी ही है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। अगर देखो सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के पास चला जाता है तो यहाँ इस रीजन में चाइना के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान की। यहाँ पे देखो ये सीधा डायरेक्ट कनेक्टिविटी पाकिस्तान की चाइना के साथ हो जाएगी, जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते। नुकसान काफ़ी होता है, पैसा भी लगता है और जवानों की अमूल्य जानें भी जाती हैं क्लाइमेट के कारण, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हम पाकिस्तान पर विश्वास करते हुए अपने ट्रूप्स को नीचे नहीं ले जा सकते। इवन एक फेमस सेकुलर हैं जिन्होंने सियाचिन के बारे में बोला था कि इस बर्फ़ के पूरे टुकड़े में कुछ नहीं है लड़ने के लिए, और इंडिया और पाकिस्तान इस बर्फ़ के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल तो वही दिया जा सकता है जैसे दो गंजे कंघी के लिए लड़ रहे हों, दो गंजे कंघी के लिए लड़ रहे हों, एक ऐसी चीज़ जो गंजों के किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार से फेमस सेकुलर ने कहा था ये सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान के लिए किसी काम का नहीं है। मतलब ये वो सेकुलर हैं जो ये कहते हैं इंपॉर्टेंस बढ़ा चढ़ा के बताई गई है सियाचिन ग्लेशियर की, वास्तव में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। मतलब अलग अलग तर्क हैं। एक तर्क जो हमने ये डिस्कस किए इंपॉर्टेंस है क्या, जबकि दूसरी टाइप के सेकुलर वो हैं जो कहते हैं इंपॉर्टेंस जो है सियाचिन ग्लेशियर की वो बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस सियाचिन ग्लेशियर की है नहीं। तो इस प्रकार से हमने सियाचिन से संबंधित इशू के बेसिक्स डिस्कस किए। अब बात उठती है ये क्वेश्चन फिर से न्यूज़ में क्यों आया है, मतलब चिर निंद्रा में सोया हुआ था ये इशू, फिर से जाग गया है, ऐसा क्यों? जो हमारे आर्मी चीफ है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अगर सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को 110 किलोमीटर लंबी जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है ना, उसके अलोंग दोनों देशों की ट्रूप्स की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना होगा, तभी डीमिलिटराइजेशन पे बातचीत हो सकती है। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया? बेसिक्स डिस्कस करना हमारा काम है, आगे बढ़ने से पहले बेसिक्स जरूर डिस्कस करेंगे। एजीपीएल लाइन क्या है? देखो ये लाइन जो है ना, जिसको इंडिया बोलता है कि फाइनल यही लाइन होनी चाहिए एलओसी की, यही लाइन है एजीपीएल लाइन। आज के समय में इस लाइन के इस साइड इंडिया की ट्रूप्स मौजूद हैं और इस साइड पाकिस्तान की ट्रूप्स मौजूद हैं। तो आर्मी चीफ ने इफेक्टिवली ये कहा जो ये एजीपीएल लाइन है ना, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करना होगा कि इस लाइन के इस पार इंडिया के ट्रूप्स मौजूद हैं और उस पार पाकिस्तान के ट्रूप्स मौजूद हैं। अब आपको लगेगा इससे फायदा क्या हुआ मानने से? अरे मानने का ही तो सारा खेल है, क्योंकि मान लीजिए एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करने के लिए। इंडिया अपनी फोर्सेज यहां से पीछे ले जाता है और पाकिस्तान भी पीछे ले जाता है। कल को अगर पाकिस्तान ने धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेज को इस लाइन के उस पार भेज दिया, इंडिया ने तो विश्वास कर लिया चलो कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फोर्सेस को यहां नहीं भेजेगा, लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान ने भेज दिया तो पूरा वर्ल्ड तो देखेगा ना कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसमें पाकिस्तान की ट्रूप्स की लोकेशन ये थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी ट्रूप्स को आगे भेज दिया है, यानी पाकिस्तान ने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। तो यही कंडीशन है सबसे पहले कि आप एजीपीएल लाइन के अलोंग, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ट्रूप्स की मूवमेंट को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद ही हम डीमिलिटराइजेशन के लिए बातचीत करेंगे। इसके बाद राइटर श्याम सरन थोड़ा इतिहास में जाते हैं। वो बोलते हैं राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना 1988 में, उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के साथ मुलाकात हुई थी और दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस बात पर राजी हो गए थे कि सियाचिन इशू को सुलझाया जाए बातचीत के थ्रू। दोनों देशों की जो ट्रूप्स हैं वो सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हट जाएंगी और इशू को सुलझा लिया जाए। लेकिन देखो कोई फाइनल आउटकम नहीं निकली, इवन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के राजी होने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने जो एजीपीएल लाइन है ना उसके अलोंग ट्रूप्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया। मतलब उन्होंने माना ही नहीं कि आज के समय में हमारी फोर्सेस यहां पर तैनात हैं इस पॉइंट पर। एग्जांपल के तौर पर सोच के देखो, जब पाकिस्तान मानेगा ही नहीं कि आज के समय में हमारी फोर्सेस यहां पे तैनात है, फिर एग्रीमेंट का मतलब क्या बन जाता है? कल को एग्रीमेंट तोड़ देगा पाकिस्तान, आगे ले आएगा अपनी फोर्सेस और बोलेगा कि पहले भी यहीं थी, हमारी तो फोर्सेस पहले भी यहीं थी, ऐसा झूठ बोल देगा पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तभी तो इंडिया कहता है ना, पहले आप मानो कि आपकी फोर्सेस यहां पर तैनात है, उसके बाद ही हम ट्रूप्स विड्रॉल के लिए बातचीत कर सकते हैं, ताकि कल को आप एग्रीमेंट तोड़ के हमें धोखा ना दे इसको। इसके बाद देखो फर्दर एफर्ट लगाया गया 1992 में ना दोनों देशों के डिफेंस सेक्रेटरीज की आपस में बातचीत हुई और पाकिस्तान
इंडिया के प्रपोजल को मान गया कि दोनों देशों के ट्रूप्स की जो लोकेशन है ना उसको रिकॉर्ड किया जाए। देखो, एग्रीमेंट हो गया था डिफेंस सेक्रेटरीज की मीटिंग में, लेकिन बस यह तय होना था कि कब इस एग्रीमेंट को अनाउंस किया जाए। समझ रहे हो ना, 1992 की डिफेंस सेक्रेटरीज की टॉक्स में इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट तो हो गया था, दोनों देशों के डिफेंस सेक्रेटरीज राजी हो गए थे कि ठीक है, जो एजीपीएल लाइन है उसके अलोंग ट्रूप्स की मूवमेंट को हम लोकेट करते हैं। उसके बाद यह भी डिसाइड कर लेंगे कि कहां तक हमारी दोनों देशों की फोर्सेस पीछे जाएंगी ताकि सियाचिन ग्लेशियर को खाली किया जा सके। बट देखो, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी ये नहीं साइन करते हैं, थोड़ा लेट साइन करेंगे, और वो थोड़ा लेट आज तक नहीं आया। साइन हो जाता तो कितना अच्छा होता। देखो, 1992 के बाद बारी आती है 2006 की। 2006 में फॉरेन सेक्रेटरीज की आपस में बातचीत होती है और फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत में एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी सियाचिन इशू को लेके। यह तय हुआ था म्यूचुअल विड्रॉल होगा दोनों देशों के ट्रूप्स का सियाचिन ग्लेशियर से, लेकिन फेस्ड मैनर में विड्रॉल होगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स पे हैं, आप यहां से हटा लो, फिर इस पॉइंट से हटा लो, या फिर संख्या वाइज होगा कि आप अभी संख्या आधी कर दो, उसके बाद संख्या 1/4 कर दो, ऐसे धीरे धीरे करके सारी फोर्सेस हटा लें दोनों। और जब देखो बिल्कुल दोनों देशों की लोकेशन सियाचिन, दोनों देशों की ट्रूप्स सियाचिन ग्लेशियर से हट जाए ना, उसके बाद ज्वाइंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दोनों देशों की जो मिलिट्री है ना मिल के मॉनिटर करे कि कोई भी यहां पे बाद में किसी भी देश का, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का जवान यहां पे आ पाए। और एग्रीमेंट के साथ यह भी डिसाइड किया गया था कि एक एनेक्स्चर ऐड किया जाएगा। एनेक्स्चर में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना वो ऐड किया जाएगा, जिसमें उस एनेक्स में प्रॉपर करंट लोकेशंस होंगी कि इंडिया की फोर्सेस अभी कहां पे तैनात है, कहां तक वो आ सकती हैं, और पाकिस्तान की फोर्सेस कहां पे तैनात हैं, वो कहां पर आ सकती हैं। तो एनेक्स्चर में सारी इंफॉर्मेशन होंगी। ये बात कही गई थी जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाया गया था उसमें। तो ये जो एग्रीमेंट था ना वो अच्छा था, जिसमें डिसाइड हुआ था कि पहले लेस रिस्की एरियाज से ट्रूप्स को हटाया जाएगा, फिर उसके बाद सेंसिटिव एरिया से धीरे धीरे करके ट्रूप्स को हटाया जाएगा। लेकिन देखो, जैसे 1992 का जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था उस पर विरोध हो गया, उसी प्रकार से 2006 में भी जिस ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी उसका विरोध हो गया। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि अगर देखो इस इशू पर दोनों देश फिर से बातचीत करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे भी वहाँ पर दोनों देशों के जवानों की डेथ होती है, इतना सारा पैसा जाता है दोनों देशों का, जबकि दोनों देश उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं गरीबी से लड़ने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर इस इशू पर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन होता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित है, मतलब पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं को 33% आरक्षण। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, प्रेजेंट लोकसभा में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है 14%, और आज़ादी के बाद से ही महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन फिलहाल लोकसभा में हाईएस्ट है। बट देखो, ग्लोबली अगर देखें तो वेरियस असेंबलीज में दूसरे देशों की जो पार्लियामेंट्स या फिर असेंबलीज हैं, एवरेज महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है 24%। तो ग्लोबल एवरेज से हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफ़ी कम है। और 1950 में जब पहली बार लोकसभा गठित हुई थी तो उस समय महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन थी सिर्फ 5%। तो पिछले 70 सालों में हम सिर्फ 9% महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर पाए हैं लोकसभा में। और वैसे देखो, काफ़ी सारे हमारे पड़ोसी देश और ऐसे देश जहां पे महिलाओं की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन देशों में भी महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भारत के अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छी है। अफगानिस्तान को देखो यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान में वो आपको पता है तालिबान का रूल आ चुका है, और वहाँ पर तो महिलाओं की कंडीशन तालिबान के रूल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इवन गर्ल्स को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। तो अफगानिस्तान को आप छोड़िए। अगर हम वेरियस स्टेट्स की बात करें, कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जैसे त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पुराना जम्मू एंड कश्मीर। इन राज्यों में एक भी वुमेन एमपी नहीं है। सोच के देखिए, एक भी वुमेन एमपी नहीं है इन राज्यों में। जबकि नागालैंड तो ऐसा राज्य है जहां पर एक भी महिला एमएलए नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फिर से डिमांड नहीं उठनी चाहिए
कि महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए वेरियस स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में। बिल्कुल ठीक समय है ये मांग उठाने का कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखो 22 साल हो गए उस बात को जब सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में 1996 में। उसके बाद 1998 में, 1999 में और 2008 में फिर से वुमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। लेकिन जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ये जो बिल थे अपने आप लैप्स हो गए और काफ़ी सारे लीडर्स की तरफ से विरोध देखने को मिला वुमेन रिजर्वेशन बिल का। शरद यादव जो उस समय लीडर हुआ करते थे जेडीयू के, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दी थी कि जो परकटी महिलाएं आएंगी वो हमारी महिलाओं के लिए काम नहीं करेंगी। परकटी महिलाओं से मतलब शरद यादव का उन महिलाओं से था जो शहर से संबंध रखती हैं, छोटे बाल रखती हैं। तो ये सोच जो है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ओरिजिनली टोटल मेंबर्स की संख्या थी 389, वो बात अलग है, बाद में मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को छोड़ दिया था। तो 389 मेंबर्स में से वुमेन मेंबर्स की संख्या थी सिर्फ 15। तो कितनी कम वुमेन मेंबर्स की संख्या थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, आप देख सकते हो। इस वजह से देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में वुमेन इश्यूज को ठीक से नहीं उठाया गया। एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित इशू को डिस्कस किया था या फिर नहीं किया था? इसका आंसर ये है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में वुमेन रिजर्वेशन का इशू डिस्कस तो हुआ था, बट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में यह तय हुआ महिलाओं को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। इसका देखो एक सीधा सीधा रीजन तो ये है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम थी और जो महिलाएं थीं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो हेजिटेंट थी, काफ़ी हिचकिचा रही थी रिजर्वेशन मांगने के लिए। उन्हें ये लगता था अगर हम रिजर्वेशन मांगेंगे तो ये महिलाओं की इंटेलिजेंस और कैपेसिटी पर एक प्रकार से सवालिया चिन्ह लगाने वाली बात होगी। मतलब हमारी इंटेलिजेंस पर लोग क्वेश्चन उठाएंगे, आप रिजर्वेशन मांग रहे हो, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये चीज़ हमारी ग्रोथ के अगेंस्ट चली जाएगी। इसके अलावा उस समय कुछ महिलाओं ने यह भी कहा, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि महिलाएं अपने दम पर तरक्की कर सकती हैं। बट देखो जिन वुमेन मेंबर्स ने ये पॉइंट्स उठाए वो शायद भूल गए कि विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू एक्सेप्शंस थीं। इसके अलावा बहुत कम महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया जैसा विजयलक्ष्मी पंडित या फिर सरोजनी नायडू ने हासिल किया। वुमेन मेंबर्स इस बात को भी भूल गई कि महिलाओं के अगेंस्ट किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके अगेंस्ट जो प्रेजुडाइज है वो किस हिसाब से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये दिया जाता है। इसके अलावा देखो ब्रिटिशर्स ने हमेशा से रणनीति अपनाई थी फूट डालो और राज करो की। विभिन्न धर्मों के बीच विवाद उत्पन्न किया। ब्रिटिशर्स ने अपनी हेगमनी इस्टेब्लिश करने के लिए जात पात के नाम पर हमारे समाज को बांटा। इवन मैन और वुमेन को भी आपस में बांटने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उस समय महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, यानी सिर्फ महिलाएं ही वुमेन मेंबर्स को चुनेंगी। तो देखो उस समय बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिनके कंसर्न्स थे कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है तो जो काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट करके, वो काम आज़ादी के बाद भी जारी रहेगा। यानी हमारा जो समाज है वो एकजुट नहीं रहेगा, वो मैन और वुमेन के बीच बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनने जा रहा था, वुमेन मेंबर्स ने रिजर्वेशन की मांग नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें लगता था अगर हम रिजर्वेशन मांगेंगे तो कुछ लोग हमारी लॉयल्टी पर सवाल उठा सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं आप इंडिया के प्रति लॉयल नहीं हो, इंडिया को आप यूनिफाई नहीं करना चाहते, फिर से बांटना चाहते हो, इसी वजह से आप रिजर्वेशन की मांग कर रहे हो। इसलिए उस समय हंसा मेहता एक मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, उन्होंने बोला हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए, हमें कोटा नहीं चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोशल जस्टिस, हमें चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस, हमें चाहिए पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उस समय कुछ मेल मेंबर्स ऐसे भी थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जिन्हें यह लगता था महिलाएं जो हैं वो
इतनी कैपेबल नहीं हैं गवर्नमेंट के बड़े पदों पर आसीन हो सकें। उन्हें यह लगता था महिलाएं जो हैं वो मैन के लिए थ्रेट हैं और सोसाइटी का जो मोरल फैब्रिक है उसके लिए भी थ्रेट हैं। उनका यह मानना था कि संविधान में इनफ प्रोविजंस किए गए हैं महिलाओं के वेलफेयर के लिए, तो वो प्रोविजंस जो हैं वो आने वाले समय में महिलाओं की पोजीशन को जरूर अपलिफ्ट करेंगे। और अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है तो मैन के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी और सभी बड़े पदों पर महिलाएं जो हैं वो आसीन हो जाएंगी। बट देखो, ये जो कंसर्न्स थे वो सही साबित नहीं हुए। अब आज़ादी के 70 साल बाद आप देख सकते हो लेबर फोर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, या फिर लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, और वो सारे डर कि मैन के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, वो सारे डर भी नखोसला साबित हुए। तो अभी आवश्यकता ये है बदलते समय में महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं का पहुंचना मुश्किल साबित हो रहा है। इसके पीछे देखो रीजंस भी हैं। आज के समय में आपको पता है इलेक्शंस में पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मसल पावर का इस्तेमाल होता है इलेक्शन जीतने के लिए, और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में महिलाएं जो हैं वो पीछे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अभी तक महिलाओं का नहीं हुआ है। सिर्फ शुरुआत हुई है, आप कह सकते हो, महिलाओं के इकोनॉमिकली एम्पावर होने की। 14% महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी हैं जिनके नाम पर खेत हैं, जिनमें वो काम करती हैं। अदरवाइज तो देखो मेजोरिटी केसेस में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम ना होकर मैन के नाम होती हैं। परंपरागत रूप से महिलाओं को डोमेस्टिक रोल्स दिए गए हैं, जैसे होम मेकर का, घर में काम करने का। इस वजह से मसल पावर में भी महिलाएं पीछे हैं। क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये भी एक डेटरेंस का काम करता है महिलाओं के पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंचने के लिए। देखो, राइटर ये बोलती हैं, मेरा कहना ये नहीं है कि महिलाएं क्राइम करें, मेरा कहने का मतलब ये है पुरुषों के द्वारा जो क्राइम किए जाते हैं उनको रोका जाए, और पॉलिटिक्स का जो क्रिमिनलाइजेशन है उसे रोका जाए, ताकि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए समान अवसर पैदा हो, किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो महिलाओं के पार्लियामेंट में पहुंचने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, हालांकि देखो जितनी महिलाएं इलेक्शन लड़ती हैं उनकी सक्सेस रेशो मैन की अपेक्षाकृत ज़्यादा होती हैं, बट इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कम टिकट्स दी जाती हैं वुमेन को। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने 13% टिकट्स दी महिलाओं को और बीजेपी ने 12% टिकट्स दी महिलाओं को। बट इसके अपेक्षाकृत कुछ छोटी पार्टीज ने काफ़ी ज़्यादा टिकट्स दी महिलाओं को, जैसे तृणमूल कांग्रेस ने 37% सीट्स यानी टिकट्स महिलाओं को दी, और बीजेडी बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी है, इस पार्टी ने 33% यानी 33% टिकट्स महिलाओं को दी। तो छोटी पार्टीज ने महिलाओं की एम्पावरमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है एज कंपेरिजन टू बड़ी पार्टीज, फॉर एग्जांपल कांग्रेस एंड बीजेपी। देखो 1/3 रिजर्वेशन दिया जा चुका है ऑलरेडी पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को। तो ग्राउंड लेवल पर बहुत सी महिला लीडर्स इमर्ज होके आई हैं, बट ये भी सच्चाई है बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने हस्बैंड्स के लिए रबर स्टैम्प का काम करती हैं। मतलब वास्तव में जो काम है वो किया जाता है हस्बैंड्स के द्वारा, और महिलाएं जो हैं वो नाम की सरपंच हैं या फिर नाम की अर्बन लोकल बॉडीज की चेयरपर्सन हैं। तो जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा या फिर चर्चा के लिए आएगा तो इन सब इश्यूज पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो कमियां पंचायत में और लोकल बॉडीज में वुमेन रिजर्वेशन में रह गई हैं उन कमियों को दूर किया जाए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में जब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। तो यही आर्टिकल में कहा जाता है, लास्ट में भी सीरियस डेलिब्रेशन की आवश्यकता है, लेकिन डिमांड उठनी चाहिए ग्राउंड लेवल से। सिविल सोसाइटी भी आमतौर पर इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, और ग्राउंड लेवल से डिमांड आती नहीं है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। जब तक देखो ग्राउंड लेवल से डिमांड नहीं आएगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन रिजर्वेशन बिल को सीरियस नहीं लेंगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह वादा किया था 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जारी हुए मैनिफेस्टो में कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाएंगे, बट देखो बीजेपी को अभी 5.5 साल पूरे हो चुके हैं सत्ता में, और उससे पहले 10 सालों तक कांग्रेस रही सत्ता में। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने के लिए वो एनर्जी नहीं दिखाई जो उन्होंने
जो उनको दिखानी चाहिए थी और जिनका उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में। तो ग्राउंड लेवल से जब डिमांड उठेगी तब विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस होंगी और वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने के लिए स्टेप्स लेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बजट से एक्सपेक्टेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो चेतन भगत का ये आर्टिकल है। ये इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं कि इस बार के बजट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो बोलते हैं, देखो हमारे देश में लोगों की ना सोच जो है ना वो पहले के अपेक्षाकृत चेंज हुई है। पहले जब भी बजट आता था ना, आप न्यूज़पेपर्स की हेडिंग देखिए, न्यूज़ चैनल्स पे आप हेडलाइंस देखिए, क्या कम हुआ क्या महंगा हुआ। ये चेतन भगत बोलते हैं देखो बजट का जो डे है ना एक नॉर्मल दिन होना चाहिए, क्या बढ़ा क्या घटा, इतना सारा चेंज सरकार कर देती है बजट के दिन, तो इससे तो पॉलिसी में इंस्टेबिलिटी आती है ना। छोटी छोटी चीजें जैसे अचार सस्ता हुआ, मोबाइल खरीदना महंगा हुआ, अरे भाई आप उसी दिन इतना ज्यादा फेरबदल क्यों करते हो। स्टेबिलिटी आनी चाहिए पॉलिसी में। तभी तो हम बार बार बोलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि सरकार कभी कोई चीज को सस्ती कर देती है, कभी महंगी कर देती है। अब जिसने बहुत कुछ सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट किया है और सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो उसको तो घाटा हो जाएगा ना। तो आज के समय में ना लिबरल इकोनॉमीज की ये नीड है कि सरकार की इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। एक बार आपने जैसे एक सिंगल टैक्स आपने लगा दिया तो मतलब लगा दिया, उसके बाद अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा जरूरी हो बार बार आप उस टैक्स को चेंज मत कीजिए। जैसे सेस और सरचार्ज है, अभी इतने सेस और सरचार्ज सरकार लगाती है, क्यों ना आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, इफेक्टिवली बता दो आप कितना % टैक्स लगेगा, 21% लगेगा, 22% लगेगा, उसके ऊपर फिर आप सेस और सरचार्ज मत बताओ, फाइनल एक फिगर बता दो कि इतना टैक्स हम आपसे लेने वाले हैं। कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे सबसे पहला तो सजेशन यही है, सिंप्लीफाई द टैक्स कैलकुलेशंस। इस साल के बजट में जिसको नाम दिया जाए बजट के बजाय एनुअल इंडियन रिफॉर्म्स डे, यानी इस दिन इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स सरकार लाना चाहती है वो लाए सरकार, इसलिए बजट नाम ना होके एनुअल इंडियन रिफॉर्म डे होना चाहिए इस दिन का। और लोग भी ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ इस दिन सरकार उनको गिफ्ट देगी, सरकार ने रेलवेज में किराया कम किया, ये किया वो किया, नहीं। सरकार के पास देखो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करते हो, इसके रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। लेकिन हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस है ना वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, उनको लगता है कि 5 साल बाद जो इलेक्शंस होंगे ना वो जीत जाएं, आगे की आगे देखेंगे, तो इसलिए वो फ्रीवीज देने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले पीएम किसान स्कीम लॉन्च की थी जिसमें किसानों को इनकम सपोर्ट दिया जाता है, एक साल में 6,000 रुपए। अब देखो एक सॉल्यूशन सरकार के पास ये था कि जितना पैसा आप किसानों को डायरेक्टली दे रहे हो उस पैसे की सहायता से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप कीजिए, मतलब ऐसी पॉलिसीज लेके आइए जिससे किसानों को फायदा हो, जैसे अच्छे सीड्स डेवलप करना, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करना। लेकिन उससे एक तो ना रिजल्ट लेट आता और एक सीधा सीधा दिखता नहीं, लेकिन सीधा सीधा किसानों की जेब में पैसा डाल दिया तो वो दिख रहा है, सरकार का इसमें फायदा है कि किसानों को पैसा मिलेगा तो उन्हें लगेगा कि जैसे हमने उनको पैसा दिया है। समझ रहे हो बात? देखो एक सरकार की नहीं है, इवन यूपीए की सरकार ने भी उन्होंने लोन माफ किए थे, जबकि लोन माफी का फायदा नहीं होता है। हमने काफी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, लोन माफी से नुकसान होता है, बल्कि किसानों को राहत देनी है इस बात पे कतई डाउट नहीं है, कैसे देनी है बात इस पर डिबेट है, मतलब कैसे किसानों को राहत दी जाए। जैसे 3 फार्मलास तो वापस हो गए, 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो इस साल के बजट में भी किसानों को कुछ ना कुछ दिया जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसा दिया जाए जिससे किसानों को रियल में फायदा हो, फ्रीबीज ना दी जाए, ऐसा राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस। देखो आज के युग में चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या किसी भी सेक्टर में लेबर हो, उनको मिनिमम वेजेस तो मिलने ही चाहिए। इसको लेके सरकार ठोस कानून बनाए और मिनिमम वेजेस जो है वो अच्छे खासे होने चाहिए। कानून तो देखो है ही, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता ना। जैसे छुट्टी का प्रावधान भी होना चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प जो है जैसे कई बार पूरा महीना काम करते हैं, हफ्ते में कम से कम 1 दिन की उनके लिए छुट्टी होनी चाहिए। तो लोगों की जो डिग्निटी है ना उसका भी ख्याल रखना हमें जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सेलेरेटर और ब्रेक पॉलिसी टेस्ट। देखो कई बार सरकार टैक्स रिफॉर्म्स पे फोकस करती है, पिछले काफी सालों में सरकार टैक्स रिफॉर्म्स पे फोकस करती आई है, जैसे जीएसटी आया है।
लेकिन अब सरकार को फर्दर एक्सेलेटर दबाना होगा और थोड़ी बड़ी सोच का परिचय देना होगा। जैसे देखो, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर जो जीएसटी लगता है, सरकार इसे कम कर दे। सरकार बोलेगी हमें रेवेन्यू का नुकसान होगा अगर हम टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर जीएसटी को कम करते हैं। तो खुला दिल यहां पर सरकार को इसलिए दिखाना होगा। बेशक सरकार को टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर जीएसटी कम करने से रेवेन्यू का नुकसान होगा, लेकिन सोच के देखिए, हमारे देश में अगर टूरिज्म इंक्रीज होगा, अगर वाहनों का आना जाना यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ग्रोथ होगी, तो देश की इकोनॉमी को इससे कितना बड़ा फायदा होगा, यह सरकार को सोचना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखो, आपने कभी नोटिस किया है ये सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, ये कितने बढ़िया बढ़िया शहर हैं। ये वर्ल्ड की ग्लोबल फाइनेंशियल सिटीज है। यहां पे दुबई में देखो, ये रियल मायने में ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी है। इंडिया भी तो कोई इसी प्रकार की ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी बना सकता है ना। एक अलग से इंडिया टेरिटरी कार्व आउट कर दे। मतलब जैसे मान लीजिए गुजरात की गिफ्ट सिटी है, वहां पे अलग से कानून हो, मतलब जो हमारे देश के कानून हो ना वहां पे लागू ना हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो टेरिटरी जो है वो देश का पार्ट नहीं होगी, देश का पार्ट तो होगी, लेकिन हमारे देश के कानून वहां पे लागू नहीं होंगे। उस जगह पे, उस सिटी में जो अलग से कार्व आउट की जाएगी ना, वहां पे अलग से कानून होंगे। जो कानून ग्लोबल फाइनेंशियल सिटीज में होते हैं ना, दुबई जैसी सिटीज में, सिंगापुर जैसी सिटीज में, वैसे ही कानून उस सिटी में होंगे जो हमारे देश में ही अलग से काटी जाएगी। फिर उसे हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी के तौर पे डेवलप करें। अच्छा कंसेप्ट है ना ये इंडियन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइम लैंड लॉन्ग लीजेस। देखो ना, आज के समय में बहुत सारा सरकारी लैंड आपको मिलेगा बिल्कुल प्राइम लोकेशंस पर। आपने देखा भी होगा, जिस भी शहर में आप रहते हो, कई कई बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे सरकारी लैंड पड़ा होता है। तो क्यों ना सरकार उस लैंड को लीज पर दे दे, 99 साल के लिए या फिर 999 साल के लिए लीज पर सरकार दे देगी, तो बिल्डर वहां पे घर बना देंगे। सरकार को कितना रेवेन्यू होगा, प्राप्त होगा, वो सोचिए। और बहुत सारे लोग जो शहर के बीचों बीच रहना चाहते हैं वो रह भी सकेंगे। सबके लिए विन विन सिचुएशन है ना। तो ये कुछ सजेशंस चेतन भगत देते हैं अपने इस आर्टिकल में। कुछ अच्छे सजेशंस थे, इसलिए मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।